हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका 21 जून के एडिटोरियल डिस्कशन में। सुमित सर आज फिर नहीं है। आपको लग रहा होगा वो कहाँ है, तो वो मंडे से आपके लिए सेशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वो आपके लिए एक बहुत खास चीज़ लेकर आ रहे हैं जो है प्रतिज्ञा दिवस, यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है 22 जून को पटना में। तो अगर आप पटना में हैं या उसके आसपास हैं तो आप जाकर ऑफलाइन इसको अटेंड कर सकते हैं और इसमें होगी आपके लिए बहुत सी चीज़ें, कई सारे डिस्काउंट्स, ऑफर्स, कई सारी चीज़ें आपके सीखने के लिए। आप चाहें तो इसे अटेंड करें ऑफलाइन, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहां से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप प्रतिज्ञा दिवस पर ऑनलाइन देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, आप वहाँ नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, तो उसके लिए भी लिंक है, आप उससे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मंडे से सुमित सर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले आपके पास मौका है प्रतिज्ञा दिवस अटेंड करने का, और मंडे से कुछ नई चेंजेस के साथ दोबारा ये एडिटोरियल डिस्कशन सुमित सर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की डिस्कशन और जानते हैं क्या क्या है आज के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए। यूएस और सऊदी एग्रीमेंट के ऊपर में एक खास टॉपिक है, बहुत अच्छा डिटेल एडिटोरियल है। हुज स्ट्रेटजी पर एक एडिटोरियल है और एक ईवी के ऊपर एक एडिटोरियल है जो हिंदू में आए हैं। तीनों ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे एआई रेगुलेशन के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया क्या सीख सकता है जापान से। अब एआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो आप उसको एसए में, एथिक्स में कई जगह देखेंगे। टॉपिक के हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, इवन एथिक्स में और एसए में आपके लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ये, तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्या अभी चीज़ें चल रही हैं। देखिए एआई रेगुलेशन की जब हम बात करें ना, तो पहली बात एआई होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मशीन खुद से कुछ चीज़ों को सीखकर या फिर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्रोसेस को बेहतर बनाती है। नॉर्मल एआई है, ठीक है, लेकिन एक शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, जनरेटिव एआई। व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई का मतलब होता है ऐसा एआई जहां एआई आपके प्रॉम्प्ट को देखकर, प्रॉम्प्ट यानी जो आप उसको मैसेज भेजें, जैसे मुझे एक कविता सुन लिख के सुनाओ या मुझे एक तस्वीर बना के दिखाओ, उनका इस्तेमाल कर कर टेक्स्ट, इमेजेस क्रिएट कर सकती है खुद से, जो आपने उसको फीड नहीं किया है। वो खुद से वो चीज़ें, वो जो मशीन है वो सीख रही हैं, जो सोर्सेज उसके पास हैं उससे, उन चीज़ों से वो सब सीख के आपके लिए कंटेंट तैयार कर रही है, नॉलेज तैयार कर रही है। इट इज कॉल्ड एज जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई बन तो रहा है, लेकिन इस एआई की एज में जहां सब कुछ एआई करने की क्षमता रखता है, कविता लिखने से लेके कोड लिखने तक, क्या प्राइवेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है वो तो आपकी और मेरी भी है, तो हम उसको कैसे बचाएंगे? कैसे हम एआई को सही तरीके से यूज़ करेंगे? और जो एज ऑफ एआई हमारे सामने आ रही है उसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? हम जापान से उससे क्या सीख सकते हैं जो हमसे कहीं आगे हैं इन चीज़ों में? तो जो आर्टिकल है वो बात करता है कैसे 1991 में इंडिया ने लुकीज पॉलिसी स्टार्ट की, फिर हम और ज़्यादा अपने आप को ईस्ट और वेस्ट हर जगह से इंटीग्रेट करने लग गए, और आज जिस एज में हम हैं तो हमें अपनी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको देखते हुए टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पकड़ बना के रखनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी रख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे एआई जनरेट हो रहा है, एआई में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और अब जनरेटिव एआई आ चुका है, तो इंडिया वेस्ट से क्या सीख सकता है, क्या चेंजेस ला सकता है और क्या पॉलिसी मेकिंग में बदलाव कर सकता है एआई को लेकर। तो सबसे पहले जो बात आती है ना एआई को लेकर रिसेंटली, वो ये हुआ था कि 2023 में G7 में मीटिंग हुई थी। कहाँ? तो जापान में। और G7 की मीटिंग में उन्होंने हिरोशिमा को लेकर, हिरोशिमा प्रोसेस लेके आए थे एआई का। हिरोशिमा में समिट हुई थी G7 की। हिरोशिमा का नाम आपको पता ही होगा, जहां एटम बम गिराया गया था। 2023 की समिट में हिरोशिमा प्रोसेस की बात की गई थी, जहां इन्होंने बात की थी कि हमें एक अलग अलग फ्रेमवर्क चाहिए एआई को रेगुलेट करने के लिए। जो चीज़ आपको समझनी है पहले कि एआई क्या है। एआई में जनरेटिव एआई हम समझ गए। जनरेटिव एआई को कंट्रोल करने के लिए, प्राइवेसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह पॉलिसी बना सकती है, उसके लिए एक जो ग्लोबल नॉर्म एक तरह से सेट हो रहा है वो हो रहा है हिरोशिमा प्रोसेस के थ्रू। हिरोशिमा प्रोसेस कहाँ पर आया? तो ये G7 की मीटिंग हुई थी हिरोशिमा में ही, वहीं पर पिछले साल, इस साल तो इटली में हुई है। तो ये बोला गया कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकें। यहाँ खास बात ये है, इन्होंने एआई को लेकर दो बातें कही हैं। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को सरकार अगर कंट्रोल करने की कोशिश करे, किसी भी चीज़ को सरकार अगर खुद से अपने आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो वो संभव नहीं है। आज के टाइम में गवर्नमेंट मशीनरी, खासतौर पे टेक्नोलॉजी, साइबर वर्ल्ड के सेक्टर में उतनी ज़्यादा आगे नहीं है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसमें दो अप्रोचेज लिखी गई थी, ठीक है, दो बेसिक अप्रोचेज रखी गई थी। एक था हार्ड लॉ बेस्ड अप्रोच, यानी कि सरकारें कुछ नियम बनाएंगी, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे कि भाई अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं किसी कंपनी का, मान लो अभी एआई क्या करता है, जनरेटिव एआई, अगर मैं उसको आपकी लिखी हुई एक किताब पढ़ा दूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ, वो उस बुक को पढ़ने के बाद समझ जाएगा कि आपके लिखने का पैटर्न क्या है। तो आगे मैं उसे कुछ भी बोलूँगा तो वो आपके पैटर्न में ही आगे लिख के मुझे दे सकता है। तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी जो आपका
कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो तो आपका तरीका है लिखने का। आप जैसे कविताएं लिखते हैं, जोक्स लिखते हैं, वो उसको सेम टू सेम कॉपी कर सकता है उसी पैटर्न को। तो इसलिए ऑब्लिगेशन होनी चाहिए जहां पर ये कंट्रोल किया जा सके कि भाई अगर कोई कंपनी किसी एआई को ट्रेन कर रही है किसी चीज़ के ऊपर जो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसे कंट्रोल किया जा सके। तो उस सेक्टर के लिए है स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन वाला हार्ड लॉ, और एक है सॉफ्ट लॉ बेस्ड अप्रोच। सॉफ्ट लॉ यानी आप कंपनी को बोलोगे कि इसके लिए नियम नहीं है। अगर आप जैसे मान लो मैंने बोला कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको वो एआई को ट्रेन करके उससे उस तरह की भाषा लिखवाता है, तो उसके लिए सिंपल लॉ होंगे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, करेंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जो भी तरीका है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा है सॉफ्ट लॉ बेस्ड वन। सॉफ्ट लॉ बेस्ड अप्रोच ये है जहां पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे कि उम्मीद की जा रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह आपको चीज़ों को लेकर आगे जाना चाहिए। अब देखिए ये जो दो अप्रोचेस हैं, इसमें हार्ड लॉ अप्रोच जो है ये ज़्यादा फोकस कौन कर रहा है, तो चाइना और ईयू। जबकि जापान का कहना है कि हमें सॉफ्ट बेस्ड अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, जहां पर हम सीधा स्ट्रांग कानून ना बनाए, क्योंकि हमारे कानून जो है वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगी। कानून तो आपने आज बना दिया, अगले दिन एआई में कुछ नया ढूंढना चला जाएगा जिससे आपका कानून उसके ऊपर लागू भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनका कहना है कि हमें प्रिंसिपल्स और गाइडेंस सेट करनी चाहिए और कंपनीज को उसको फॉलो करने के लिए बोलना चाहिए। यही इनका कहना है कि गवर्नमेंट का रोल है एज अ फैसिलिटेटर, ये फैसिलिटेट करे कि किस तरह से और ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाए और मानवता का भला हो पाए, ना कि इसके लिए हम लॉ बना के उसे और स्ट्रेंगुलेट कर दे कि भाई वो आगे ना बढ़ पाए। तो इन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर ही, जो प्राइवेट सेक्टर है वही इसका प्राइमरी ड्राइवर है, वही इसको पुश करेगा। उनके पास ही टेक्नोलॉजी, उन्हीं के पास नो हाउ है। नो हाउ मतलब उनके पास कैपेसिटी है कि किस तरह इन चीज़ों को आगे लेके जाया जा सकता है, किस तरह इनको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें बल्कि कोऑर्डिनेट करें। इन्होंने हिरोशिमा प्रोसेस में बताया कि कॉपीराइट इशू को लेकर इनकी कल्चरल अफेयर्स मिनिस्ट्री देख रही है। इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि हम भी अपने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको एआई से कैसे बचाएं, इसके लिए हमें रोल निभाना चाहिए। लेकिन हमें प्राइवेट टेक्नोलॉजी सेक्टर को आगे रखना पड़ेगा, केवल मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिरोशिमा प्रोसेस से और जापान के तरीकों से हमें सीखनी चाहिए, वो ये है फोकस्ड फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कैसे जो फंडिंग और इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर डेवलप करे, सीखे और उसका फिर आप लार्ज स्केल लेवल पे यूज़ कर पाओ। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यूपीआई, असल में गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था, गवर्नमेंट फंडेड है ये, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर प्लेस इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सब के लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। बैंकिंग सेक्टर रेवोल्यूशनाइज हो गया है। तो उसी तरह से जापान के पास भी एक लार्ज फंड बनाया उन्होंने जनरेटिव एआई के लिए, लोकल चिप के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए। इंडिया एग्जैक्टली वो कर रहा है। इंडिया के पास भी एक एआई मिशन है जहां इंडिया डेटा सेंटर्स, चिप्स के ऊपर और डेटा सेंटर्स के ऊपर काम कर रहा है। इसकी फंडिंग भी इंडिया यूज़ करेगा ताकि और ज़्यादा बेहतर यूनिट्स खड़े किए जा सके। लेकिन भारत और जापान में एक अंतर है। भारत में जो सिस्टम है वहाँ इस फंडिंग का इस्तेमाल करके एक सेंट्रल बॉडी बनाई जाती है जहाँ पे सब डेवलप किया जाता है, लेकिन जापान में वो डिसेंट्रलाइज्ड है। लोकल लेवल पे कंपनीज और जो टेक कंपनीज है वो इसका इस्तेमाल करती है, वो सेंट्रलाइज नहीं है। भारत में तो मान लो एक लेवल पे हमने बनाया, फिर उससे छोटी कंपनीज आके उसमें या तो उस बिल्डिंग में आए, अगर हम एक बिल्डिंग में स्ट्रक्चर को सेट कर रहे हैं या फिर वहाँ टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहाँ पर आके करेंगे। वो जापान में डिसेंट्रलाइज है और जब डिसेंट्रलाइज होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ ये सीखने की जरूरत है कि हम भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। और एआई की रेगुलेशन की बात हो या एआई की वर्किंग की बात हो तो ये बड़ा अच्छा वेन डायग्राम्स है कि गवर्नमेंट, एकेडमी और इंडस्ट्री तीनों मिलकर काम करेंगे तभी जाकर इसमें बेहतरी हो पाएगी। और इसलिए ज़रूरी है कि जैसे एआई जापान की एक आर&डी नेटवर्क है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नेटवर्क, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में है, प्राइवेट सेक्टर में है और उनकी टेक कंपनीज के साथ कोलेब्रेशन है कि कैसे एआई पर रिसर्च किया जाए, इससे क्या सीखा जाए। इंडिया को भी कुछ साथ करने की ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं। हमने अपने आईआईटीज़, आईएससी को लेकर प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम उसको ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा जोड़ सकें जिससे हम और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो यानी अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है पहली बात कि हम बात करते हैं फंडिंग की, जिसे हमें डिसेंट्रलाइज रखना चाहिए। दूसरा, हमें ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबल टेक कंपनीज, ताकि हम बेहतर लेवल पे पहुंच पाएँ। तो फंडिंग ज़रूरी है, फंडिंग डिसेंट्रलाइज हो ज़्यादा बेहतर है, कोलेब्रेशन सबके बीच में ज़रूरत है और डोमेस्टिक कॉम्पिटेंस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आपके आम लोगों के पास क्षमता होनी चाहिए। जापान खुद का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहा है, एलएलएम। देखिए, जो जनरेटिव एआई होती है वो जो चीज़ें सीखती है या करती है उसका जो बेसिक मॉडल होता है वो उसको कहलाता है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इंडिया ने खुद का एक ड्राफ्ट बनाया है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट इसका फायदा उठाएगी और आम लोगों तक ये पहुंचेगा। भारत के पास सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत महारत है। सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी मतलब से आधार कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया। अब आपके पास कोई भी चीज़ अगर रजिस्टर करना है, गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लेना है, अपनी आईडी प्रूव करनी है, तो वो आप
एआई वो आप आधार के थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करने की ज़रूरत है हमें जनरेटिव एआई के केस में भी, जहाँ ये एक पब्लिक गुड की तरह बन सके, जहाँ इसका फ़ायदा कोई भी उठा सके। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी आज है, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कुछ अपना ऐसा मॉडल ला सके जो फ्री फॉर ऑल हो, तो उससे बाकी सबको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इंडिया को जापान की तरह एक बैलेंस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जापान जो है एक ईस्टर्न कंट्री है, ईस्ट का पार्ट है, और यूके यूएस वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज कही जाती है। तो कल्चर का बड़ा डिफरेंस होता है। वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म पे फोकस है, ईस्ट में कम्युनिटी के ऊपर फोकस है। तो प्राइवेसी को जैसे यूरोप देखता है, जैसे यूएसए देखता है, हम वैसे नहीं देखते हैं। हम डेटा यूजेज को वैसे नहीं देखते जैसे यूके यूएस देखते हैं, और वो एक डेवलप्ड मार्केट है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो कहेंगे फ्री फ्लो ऑफ डेटा, डेटा का फ्री फ्लो होगा तो हमारा डेटा उनके देश में जमा रहेगा, उनका ये कहना है, जो कि हम ये कभी अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारे लोगों को मूव नहीं करने दे रहे वो, कम से कम हमारा जो डेटा है उसके ऊपर तो हमारी सोवरेनिटी रहनी चाहिए। इसी को लेके पहले एक ओसाका ट्रैक हुआ था, जहाँ जापान और बाकी कंट्रीज पुश कर रही थी फ्री फ्लो ऑफ डेटा। तो इंडिया ओसाका ट्रैक के समर्थन में नहीं है। तो इसलिए सब कुछ हमें कह सकते हैं कि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीखने की ज़रूरत है। प्राइवेसी को लेकर और कलेक्टिव सोशल प्राइवेसी को लेकर हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, और पूरा पूरा कॉपी नहीं करना है, हमें एक बैलेंस बना के चलना है। एआई रेगुलेशन अगर ढंग से किया जाए तो एआई एज ए टूल बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। हम नए फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स को अब अर्जेंटली फ्रेमवर्क्स को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर सतर्क रहना होगा। और हम जापान को देखकर ये सीख सकते हैं कैसे जापान ने अपने कल्चरल ट्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में। तो हमें भी इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हम ऐसी अप्रोच नहीं रख सकते कि जो एक गवर्नमेंट लेड अप्रोच हो या गवर्नमेंट कंट्रोल अप्रोच हो। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बड़ा प्लेयर है, रहेगा, टेक्नोलॉजीज रहेंगी, तो हमें एक बैलेंस की ज़रूरत है। और हमारे कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बीच में भी हमें बैलेंस बनाकर अपने फ्रेमवर्क्स, अपने लॉज ऐसे रखने हैं जो बिल्कुल ही वेस्ट की तरह ना हो। तो देखिए, ये जो आर्टिकल था एआई के बारे में था। हमने समझा ओसाका ट्रैक क्या है, हमने समझा हिरोशिमा प्रोसेस क्या है, हिरोशिमा को लेकर एटम बम में नहीं जाना है, जापान से हम क्या सीख सकते हैं, फंडिंग को लेकर, रेगुलेशन को लेकर, बैलेंस को लेकर और अप्रोच को लेकर। ये 4 पॉइंटर्स हमारे इसके ऊपर बनते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जहाँ बात हो रही है यूएस सऊदी अरेबिया एग्रीमेंट की, जहाँ फिस्ट बम्प टू एम्ब्रेस, बड़ा अच्छा ये हेडिंग है, फिस्ट बम्प टू अप्रोच। एम्ब्रेस का मतलब होता है कि लोग एक जैसे कभी कभी एक दूसरे को मुक्का ऐसे हाथों पर मारते हैं, कहते हैं हाँ भाई चलो भाई ये काम हो गया। और एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना। तो कैसे वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या बदलाव हुए हैं इन दोनों पार्टनर्स के बीच में, पहले उसको समझते हैं। देखिए, पिछले 80 सालों से ना यूएसए और सऊदी अरेबिया बहुत क्लोज पार्टनर्स रहे हैं। इनके रिश्तों में काफ़ी अप एंड डाउन रहे हैं। कि एक बार ऑयल एम्बार्गो था 1973 का, जहाँ पे तेल को लेकर विवाद हो गया था अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में। जमाल खशोगी की किलिंग हुई थी, अमेरिका जो जिसके पीछे सऊदी अरेबिया के किंग का हाथ बताया जा रहा था, प्रिंस का। उसके बाद काफ़ी विवाद इनके बीच में हो गया था। लेकिन अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया और अमेरिका काफ़ी पास रहे हैं। तो क्यों रहे हैं? देखिए, पहली बात, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएसए को चाहिए था तेल, और वो तेल सबसे ज़्यादा किसके पास था? सऊदी अरेबिया के पास। तो उनको उनसे सऊदी अरेबिया की दोस्ती का कारण ये भी था कि सऊदी अरेबिया से उनको ऑयल मिलता कम कीमतों पर, और सऊदी अरेबिया को बदले में अमेरिका से मिलता सपोर्ट। सपोर्ट कैसा? मिलिट्री सपोर्ट, उनको सेफ्टी मिलती। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब किंग ऑफ सऊदी अरेबिया से मिले थे। ये तस्वीर देख रहे हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब सऊदी अरेबिया के किंग से मिले थे, वहीं से शुरू हुआ था रिलेशनशिप, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। यहाँ से ऑयल जा रहा है सस्ता और यहाँ से सिक्योरिटी मिल रही है, और बदले में ना सिर्फ ऑयल बल्कि वेस्ट एशिया में जो कंट्रोल है वो बढ़ाने की कोशिश, जो अमेरिका का दबदबा है वो सऊदी अरेबिया की वजह से ही था। और वहाँ से चीज़ें शिफ्ट हुई जब एक इनके किंग जो है वो वैलेंटाइन डे के दिन एक शिप पर अमेरिका आए, एक और अमेरिका के साथ कई सारी एग्रीमेंट्स हुई। और रीसेंट देखा गया एक फिस्ट बम्प, इसे कहते हैं फिस्ट बम्प, जो ये दिखाता है कैसे अब ये रिश्ता बराबरी का होता जा रहा है, ट्रांजैक्शनल से बराबरी का होता जा रहा है, क्योंकि इन दोनों को फिर एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन अब एक नया प्लेयर भी आ चुका है, चाइना। तो ये क्या पॉलिटिक्स है पहले वो समझते हैं। देखिए, इस तस्वीर के थ्रू समझिए पहले साउथ वेस्ट एशिया दिखता कैसा है। आप देखिए, वेस्ट एशिया आपका मान लें इजिप्ट से लेके ईरान तक आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। अब देखिए, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है और सुन्नीज़ को लीड करती है। दुनिया भर के इस्लाम में सुन्नीज़ का जो वर्ग है वो सबसे ज़्यादा फॉलो करता है सऊदी अरेबिया को। इस्लाम की 2 सबसे बड़ी साइट्स मक्का और मदीना सऊदी अरेबिया में है। अब ये ऐसा देश है जो यहाँ पर रेड सी से भी लगता है सऊदी अरेबिया, और पर्शियन गल्फ से भी लगता है, दोनों जगह इसकी बाउंड्री लगती है। तो बहुत सारा ऑयल का प्रोडक्शन करता है। जो ऐसे संस्थान है जैसे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसको लीड कोई कंट्री है तो सऊदी अरेबिया करता है। जो आपका जीसीसी है,
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसको कोई लीड करता है, सऊदी अरेबिया करता है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया की बहुत सारी पैठ है इस रीजन में, बहुत कंट्रोल करता है चीज़ों को यहाँ पर वो। और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है। एक समय में सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सब एक साथ थे अमेरिका के साथ अगेंस्ट रशिया। जब यूएसएसआर हुआ करता था और यूएसएसआर ने अपने आप को पुश करना शुरू किया था दुनिया भर में, तो वो कम्युनिस्ट एजेंडा साथ ला रहा था। तो उसे रोकने के लिए ईरान, सऊदी अरेबिया साथ थे, अमेरिका भी इनके साथ था। लेकिन हुआ क्या कि ईरान में 1979 में होता है इस्लामिक रेवोल्यूशन, और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में होता है तख्ता पलट, और अयतुल्ला खमानी वहाँ पर कंट्रोल करने लगते हैं शक्तियों को। और उसके बाद वहाँ का जो किंग थे उनको हटाकर खमानी अपनी कंट्रोल में लाते हैं ईरान को, और ईरान एक लगातार एंटी अमेरिका स्टैंड लेना स्टार्ट करता है और इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात करता है। ईरान, याद रखिए, एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। ये सुन्नी मेजॉरिटी, ये शिया मेजॉरिटी, ये सुन्नी के लीडर्स, ये शिया के लीडर्स। तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट है, एक लड़ाई सी है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। ये अलग बात है कि इनके बीच में एक झगड़ा है, लेकिन 1979 से पहले ये सब साथ थे। 1979 में तख्ता पलट होता है, यहाँ पर अयतुल्ला खुमानी आते हैं, और उसके बाद ईरान एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को पुश करना ग्लोबली शुरू करता है। वहाँ पर डिक्टेटरशिप एक तरह से आ जाती है। और उसी टाइम से सऊदी अरेबिया को खतरा होता है ईरान से कि भाई ईरान हम पर हमला ना कर दे, ईरान हमें कमज़ोर ना कर दे, हमारे ऑयल टैंकर्स को ना उड़ा दे। तो ईरान से लगातार कॉम्पिटिशन सऊदी अरेबिया का चलता ही रहा था। तो और ये भी दिखा उन्हें कि 1979 में जो उनके किंग थे वो चले गए भाई, और जो वहाँ की डिक्टेटरशिप थी वो खत्म हो गई, वहाँ पर अयतुल्ला खमानी आ गए। तो सऊदी अरेबिया के राजाओं को ये भी डर था कि कहीं इनका तख्ता पलट ना हो जाए, तो इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो इन्हें देना शुरू किया यूएसए ने। तो यूएसए खड़ा हुआ और बना सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा सपोर्टर अगेंस्ट ईरान, और इवन प्रोवाइड जो उनको वेपन्स देता था, सपोर्ट देता था, सिक्योरिटी देता था बाकी सभी देशों के मुकाबले। तो इसलिए एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। कुछ समय बाद इराक में उस समय हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, कुवैत में भी इनकी फोर्स थी, तो ये थोड़े से क्लोज थे सऊदी अरेबिया के। लेकिन अमेरिका ने कुवैत से जब हटाया था सद्दाम हुसैन की फौज को, तो बड़ी दिक्कत हुई थी सऊदी अरेबिया अमेरिका के रिश्तों में। लेकिन इन जनरल इनके रिश्ते साथ ही रहते। और याद रखिए, ऑयल तो सऊदी अरेबिया दे ही रहा है। ओपेक और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जैसे संस्थान में, जहाँ से ऑयल का मेजर एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर भी ये अमेरिका को मदद पहुँचाता था। ये एक बेसिक कहानी हमने समझ ली भाई, इस तरह से चीज़ें चली हैं और ये कहानी है। तो ये पहली कहानी क्या थी, पहली चीज़ें क्या कहते हैं, ऑयल फॉर सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आप हमें ऑयल दो। ये बेसिक कहानी थी इनिशियली। लेकिन अब क्या है, आज की स्थिति क्या है कि अमेरिका खुद एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, वो खुद बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो उसकी डिपेंडेंस सऊदी अरेबिया पे रही नहीं है। तो आज के टाइम में एक नया प्लेयर आया है चाइना, और ऑयल डिपेंडेंस कम हो चुकी है अमेरिका की सऊदी अरेबिया के ऊपर। पर फिर भी अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया ऑयल के दामों को कम रखे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये चाहता है अगर ऑयल के दाम कम रहेंगे तो रशिया जैसा देश, ईरान जैसा देश जो बहुत सारा ऑयल बेचता है, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर ऑयल के दाम बढ़ेंगे या गैस के दाम बढ़ेंगे तो ईरान और सऊदी अरेबिया और रशिया को बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। तो उसे रोकना कर्तव्य है अमेरिका का कि भाई रशिया को फ़ायदा ना हो, ईरान को फ़ायदा ना हो। इसलिए आज भी सऊदी अरेबिया की बहुत ज़रूरत है अमेरिका को। और आज यहाँ पर एक देश है इजराइल। इजराइल के साथ संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, इजराइल को वेस्ट एशिया में और मजबूत करने के लिए भी ज़रूरत है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट कर ले, सऊदी अरेबिया के साथ उनके संबंध नॉर्मलाइज हो जाए, तो इस्लामिक वर्ल्ड में इजराइल के साथ संबंध और बेहतर होते दिखेंगे। तो ये वजह है जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड है उस पर ये पिक्चर चल रही है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि 15 जुलाई को 2022 में वो तस्वीर आती है फिस्ट बम्प वाली, जो मैंने आपको दिखाई, जहां पता चलता है कि अब ये ज़्यादा इक्वल और एक ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप बन गई है, जहां दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब सऊदी अरेबिया के पास अमेरिका की जगह एक और देश है जो उनसे ऑयल खरीद सकता है, जिसको ऑयल की ज़रूरत है, जो उन्हें सिक्योरिटी भी दे सकता है। उस देश का नाम है चाइना। लेकिन चाइना के साथ दिक्कत ये है, चाइना सबका दोस्त है। जो सबका दोस्त होता है असल में वो किसी का दोस्त नहीं होता। तो इसलिए चाइना को लेकर थोड़ा सऊदी अरेबिया भी सतर्क है। और अब इनके बीच में एक नया एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट की बात चल रही है सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट क्या है, पहले ये समझते हैं। इसमें बात ये की गई है कि 2-3 लेवल पे, एक डोमेस्टिक लेवल पर, एक रीजनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर, तीनों लेवल पर कैसे अमेरिका और सऊदी अरेबिया अभी आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं। तो क्या नेगोशिएशंस है? तो सबसे पहली बात ये कि बायलैटरल लेवल पे क्या कहानी है। अब देखिए, हो ये रहा है कि समय समय से क्या हुआ, इनके संबंध थोड़े खराब हुए। सऊदी अरेबिया को अब ईरान, चाइना को तेल बेचना है, भारत को तेल बेचना है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका इसराइल के बहुत करीब आ गया है। गाज़ा के ऊपर अटैक के बाद में इसराइल ने जो किया, गाज़ा में हमले करने के बाद, उसके बाद सऊदी अरेबिया इस्लामिक देशों में बहुत अपनी पकड़ रखता है। उसका कहना है कि अगर वो अब इसराइल के करीब जाता है तो उसको बहुत नुकसान है। ईरान ज़रा डोमिनेंट हो रहा है। ईरान ने 2019 में कुछ जो ऑयल टैंकर्स थे, कुछ ऑयल जो फैक्ट्रीज थी इनके, अरामको की वगैरह की, उनके ऊपर हमला किया था और अमेरिका बचाने नहीं आया उन ऑयल टैंकर्स या ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो हमला हुआ था।
तो काफ़ी नाखुश भी था सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये एक एग्रीमेंट सा देखा जा रहा है, एस ए यानी स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट। ये कई लेवल पे काम करेगा। देखिए, अमेरिका का दुनिया भर में कई देशों के साथ स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है, तो ये बायलैटरल लेवल पे जो ये SAA है, स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट जो हो रहा है, ये बायलैटरल लेवल पे बिल्कुल जापान के साथ जैसा अमेरिका का मॉडल है उसको फॉलो करता है। यानी अगर कोई खतरा सऊदी अरेबिया के ऊपर होता है, कोई हमला सऊदी अरेबिया पे करता है, तो उसे बचाने अमेरिका आएगा। और ना सिर्फ बायलैटरल लेवल पे अमेरिका सऊदी अरेबिया को डिफेंड करेगा, बल्कि इसके अलावा उनको वो टेक्नोलॉजी या फिर वेपन्स भी प्रोवाइड करेगा, जैसे M35 स्टेल्थ फाइटर्स जो उन्होंने अभी तक किसी को प्रोवाइड नहीं किए हैं। मतलब हाई टेक्नोलॉजी उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो उनको प्रोवाइड करेगा, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा ताकि वो क्लीन एनर्जी बना सके फॉर पीसफुल पर्पज, युद्ध के लिए नहीं, पीसफुल पर्पजेज। दूसरा, रीजनल लेवल पे सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि सबसे पहले अमेरिका ये काम करे कि गाजा में सीज फायर हो जाए, इजराइल अपने हमले खत्म करे, और तभी जाकर ये एक कुछ आगे बात बढ़ेगी। और वो कहता है 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर कुछ लेके आओ कि पैलेस्टाइन और इजराइल नाम का 2 स्टेट बनाओ, ताकि यहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी आए। यहाँ स्टेबिलिटी आएगी तो ईरान की पावर इस रीजन में थोड़ी सी कम होगी। और बदले में खुद अमेरिका की भी कुछ डिमांड्स हैं। अमेरिका चाहता है कि अभी तक ने सऊदी अरब ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। वो कहता है आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करो, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसा बनाओ, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिंग फेंस करो। मतलब इन्होंने देखा कि हाल फिलहाल में ये बहुत करीब जा रहा है सऊदी अरेबिया बीजिंग के, यानी चाइना के इतना करीब चला गया कि चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कराने के लिए भी एग्रीमेंट करवा दिया था कि अब इनके एम्बेसी में जो खुल गई दूसरे के देश में। तो इसको लेकर अमेरिका बहुत टेंशन में था। इन्होंने कहा भाई पहले अपने आपको फॉरेन पॉलिसी को रिंग फेंस करना पड़ेगा, आपको रशिया और चाइना से दूरी बना के रखनी, उनके करीब नहीं चले जाना है, उसके बदले में आपका काम कर पाएंगे। इसके अलावा ये भी बात है कि जो अभी इकोनॉमिक एस्पेक्ट उसके ऊपर में कुछ क्लैरिटी नहीं है। जैसे इनका विजन फंड है जहाँ लगभग 100 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं दुनिया भर में। इन्होंने भारत में भी बहुत सारी कमिटमेंट करी है ताकि जो रिटर्न्स आए उसका फ़ायदा ही उठा सकें। ज़रूरत क्यों है सऊदी अरेबिया को? क्योंकि देखिए ऑयल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऑयल पे डिपेंडेंस लोगों की कम हो रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी आ रही है। तो कल को जब तेल खत्म होगा, उसका यूजेज कम होगा, तो सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और कई लेवल पे ले जाना चाहता है ताकि और वो बाकी देशों के साथ व्यापार कर पाए। तो इसीलिए इनका जो विजन 2030 है उसको लेकर ये अमेरिकन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं। फिर बात आती है क्या ये पूरी तरह चाइना के करीब जा चुका है? तो ऐसा भी नहीं है। जब बात आई थी ब्रिक्स की मेंबरशिप की, तो इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और जब रिसेंटली जब इन्हें यूक्रेन के लिए भी बुलाया गया तो वहाँ MBS खुद नहीं गए थे, जिनके प्रिंस हैं। तो देखा जा रहा है कि जी जिनपिंग ने जब यात्रा की सऊदी अरेबिया की और संबंधों को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट किया, तो इनको फिर लगा अमेरिका को कि भाई खतरा हो सकता है। तो इसलिए अब ये और थोड़े करीब आते जा रहे हैं। तो हमने देखा कि चलो भाई एक तो बात हो गई रीजनल लेवल पे, जहाँ इन्हें चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ कि भाई आप इसराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज करो। इसराइल कह रहा है कि, और सऊदी अरेबिया कह रहा है कि पहले आप गाजा में सीज फायर कराओ और 2 स्टेट बनाओ। बायलैटरल लेवल पे बिल्कुल एक सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी दोनों प्रोवाइड करने की बात हो रही है, वेपन्स की भी। लेकिन तीसरी बात यह कि सऊदी अरेबिया जो है ये भी कहा जा रहा है कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर ले। अब्राहम अकॉर्ड हुआ था सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन जैसे देशों के बीच में, 5 देशों के बीच में हुआ था, जिसके तहत पहली बार अरेबिक कंट्रीज़ ने, कुछ जो कंट्रीज़ है वहाँ की, उन्होंने अपने संबंधों को नॉर्मलाइज़ किया था इसराइल के साथ। एक दूसरे के साथ देशों में अपना दूतावासी ने एम्बेसीज खोली थी और रिश्ते नॉर्मलाइज़ किए थे, जिसमें UAE था, बहरीन था, इवन सूडान भी था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गया। मोरक्को की बात हो गई। तो ये सब देश आए थे, इसराइल के साथ ये एग्रीमेंट हुई थी। अमेरिका इसको एक तरह से लीड कर रहा था। आज सऊदी अरेबिया अरब वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो वो अपनी इकॉनमी को मॉडर्नाइज करना चाहता है। तो ये भी चाहते हैं कि भाई इकोनॉमिकली वो पार्टनरशिप अमेरिका के साथ चाहते हैं, कई लेवल पे होना, ऑयल के अलावा ग्लोबली, और तभी जाकर वो तैयार हैं इस चीज़ के लिए। और ये भी देखा जा रहा है कि इस चीज़ को होने में दिक्कतें बहुत सारी हैं, बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे इनके संबंधों के बीच में दिक्कतें भी ढेर सारी। दिक्कतें क्या हैं? एक तो ट्रस्ट डेफिसिट। 1991 में जब USA ने सद्दाम हुसैन की सेना को हटाया तो इनको दिक्कत हुई। 2019 में अटैक हुए, उसमें सपोर्ट करने नहीं आए। अब देखिए एक जगह और है यमन, यहाँ है यमन। सऊदी अरब यहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हाउती रिबल्स, हाउतीज़ को सपोर्ट करता है ईरान। हाउती को सपोर्ट ईरान करता है, और यहाँ पर ईरान के सपोर्ट से हाउतीज़ ने ढेर सारा हमला यमन की सरकार के पीछे किया हुआ है, जो हादी गवर्नमेंट है। हादी गवर्नमेंट कहते हैं इसको, जो कहती तो है कि हमारा कंट्रोल है, पर उनके खिलाफ बहुत बड़ी जंग हाउतीज़ ने छिड़ी हुई है। और हाउतीज़ हैं
शिया मिलिशियाज, शिया ग्रुप्स के लीडर्स हैं और वो हमले करते हैं और इनके बदले में सऊदी अरबिया यहाँ पर बार बार बम गिराता है, अटैक करता है ताकि जो हौतीज़ हैं हार जाएं। लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है और अमेरिका ने यमन के खिलाफ अगर युद्ध हो रहा है तो वेपन सप्लाई करने के लिए मना कर दिया। यमन की स्थिति देखते हुए उन्होंने कहा जो हो रहा है यमन में गलत हो रहा है, इसका वो सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ें अमेरिका और सऊदी अरबिया के संबंधों में नुकसान पहुंचा रही है कि भाई यमन में आप बोल रहे हैं लेकिन आप इसराइल को क्यों नहीं चुप होने कह रहे हैं। तो ये इस चक्कर में यहाँ पर एक मिस्ट्रस्ट दोनों देशों के बीच में बनता जा रहा है। और दूसरा ईरान, सऊदी अरबिया को ईरान से हमेशा खतरा रहा है, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लिया जिसको लेकर सऊदी अरबिया विरोध में था। और अभी भी जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि हम फिर, जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको खत्म कर दिया, बाहर निकल गए इससे, वो एग्रीमेंट से। लेकिन ईरान को बहुत सारा पैसा पहुंच चुका था और अब बाइडेन की गवर्नमेंट में शायद ये संबंध दोबारा स्टार्ट हो जाए, दोबारा शायद वो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ कर लें। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत दिक्कत है सऊदी अरेबिया को। फिर ये लगातार जो ऑयल की डिमांड कम हो रही है यूएसए से, तो वो ज़्यादा चाइना और रशिया के करीब जा रहा है सऊदी अरेबिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चाइना ऑयल खरीदता है, रशिया को ऑयल बेचना है, तो हम ऑयल की कीमतों को बेहतर कर सकते हैं। इस चक्कर में ये ईरान के भी थोड़े करीब होते दिख रहे हैं और यही चक्करों में अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध दूर होते दिख रहे थे। इसलिए इसको दोबारा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, चाहे ओपेक के थ्रू या बाकी जगहों पर से कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो जो गाज़ा का युद्ध है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया के लिए। गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कंट्रोल करना, जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा तब तक संबंध नॉर्मलाइज होते नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे से तभी हो पाएगा इनके बीच में जब ये गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो और ये बेहतर तरीके से हो, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। अभी इलेक्शंस होने हैं नवंबर में, तो पता नहीं कौन जीत कर आएगा, तो फिर चीज़ें और थोड़ी बदल सकती हैं। पर अभी जो सिचुएशन है सऊदी अरब अमेरिका की ऐसी है। अब कहानी ये है कि भाई इंडिया के लिए क्या है। देखो, हुआ ये कि मान लो एक, आपने पढ़ा भी होगा, जब G20 इंडिया में हो रहा था तो एक नए कॉरिडोर की बात हुई थी जिसके तहत इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी, जहाँ पे सऊदी अरब भी था, यूएई भी था, इंडिया भी था। लेकिन उसके जस्ट बाद हमास ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, वो युद्ध बढ़ गया। अब ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा बढ़ा कि उसके बाद ये आईएमएफ का काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब सिचुएशन ये है कि सऊदी अरबिया को ये लगता है कि भाई अगर जब तक ये चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी, इसराइल का मुद्दा, तब तक हम चीज़ें कैसे आगे लेके जा पाएंगे। कई लोगों का ये मानना है कि जो अटैक हुआ था हमास का इसराइल के ऊपर, ये भी दिखाता है कि शायद ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ना हो अमेरिका और सऊदी अरबिया को, कि इसको रोकने के लिए किया गया था। हालांकि अभी एमबीए जैसे चाइना अरब फोरम में नहीं गए या फिर यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए या ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया, तो लग रहा है कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से संबंध कमज़ोर पड़ चुके हैं। अभी भी इनको खतरा है ईरान से, सऊदी अरब को अभी भी इनको खतरा है ईरान से बैक्ड मिलिशिया से, जैसे हिजबुल्लाह है या फिर हौतीज़ हैं। ये दोनों ही ग्रुप ईरान बैक्ड हैं और ये दोनों सऊदी अरबिया के ऊपर भी हमला करते हैं। इसलिए कई रीजन्स है कि अभी भी सऊदी अरबिया अमेरिका के करीब चला जाए। तो एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर अभी भी संबंधों में नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बनते हैं, लेकिन गाज़ा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाज़ा में पीस बहुत ज़रूरी है। इंडिया के क्या स्टेक्स हैं, अब देखिए, इंडिया चाहता है कि ये जो ग्रैंड बार्गेन हो रहा है इन दोनों देशों के बीच में, कुछ इस तरह से हो जिससे रीजनल स्टेबिलिटी आए। अगर रीजनल स्टेबिलिटी आती है तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सेफ रहेगी, इंडिया के वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो सेफ रहेंगे, प्लस आईमेक कॉरिडोर जो यहाँ बनाने की बात की जा रही थी, ऐसी और कॉरिडोर डेवलप हो पाएंगे। भारत के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। भारत ऑलरेडी अमेरिका का एक क्लोज पार्टनर बन रहा है, तो भारत का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो भारत चाहता है यहाँ पर पीस और शांति हो और हमारे लिए बेहतरी यही होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए कि यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी हो। तो ये कहानी थी सऊदी अरेबिया की। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं जो बात करता है मूनशाइन के ऊपर। मूनशाइन की कहानी है, यानी मेथनॉल इकोनॉमी की बात है। मेथनॉल क्या, एक तरह का इंडस्ट्रियल एल्कोहल है जिसका इस्तेमाल कई चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर शराब बहुत महंगी होती है और मेथनॉल एक तरह का एल्कोहल है जिसमें बाद से बाहर से कुछ चीज़ें ऐड की जाती है ताकि वो पॉइजनस बन जाए और ताकि कोई उसको यूज़ ना कर पाए एज अ लिकर, शराब की तरह इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं वो वहाँ से कई सारा मेथनॉल निकाल कर उनको छोटे मोटे दुकानों को बेच देती हैं, जो अपने लेवल पे हूज बनाती है, एक सस्ती शराब बनाती है जो जहरीली भी हो जाती है कई जगह पर, कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तमिलनाडु के कलाकुरिची में क्या हुआ, जहाँ 39 लोगों की जानें जा चुकी हैं, वो इसी वजह से हुआ, उन्होंने जो हूज पी उसमें मेथनॉल था। और ये लगातार बढ़ते हुए जो ट्रेजिडीज़ है उसका एग्जाम्पल है बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका में अक्सर ये हमें देखने को मिला है। क्योंकि होता ये है, इसमें कहानी क्या है कि जो इंडस्ट्रियल मेथनॉल है उसको आप इलीगली स्मगल करके जो ब्रूइंग, छोटे मोटे ब्रूइंग जो कॉटेजेस होते हैं जहाँ शराब बनाई जाती है उनको दिया जाता है, जिससे वो उसको बनाकर लोगों को बांट देते हैं। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि ये जो शराब है काफ़ी सस्ती होती है, इसीलिए लोग इसको पीना प्रेफर करते हैं, जो खासतौर पे लोअर मिडिल क्लास या जो आमतौर पे वर्कर्स होते हैं वो सभी लोग। तो इसकी वजह से जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो रोज़ काम करते हैं, मजदूर होते हैं, वो अक्सर इसको पीते हैं, तो ये सस्ती मिलती है। अब तमिलनाडु की पुलिस की एक विंग है
प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट विंग जिसने बोल रखा है कि भाई ये अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये होता है। और अभी जिनकी जाने गई उनको 10 लाख रुपए, जिनकी मृत्यु हुई उनको, और जो लोग हॉस्पिटल में 50,000 रुपये की मदद उनको दी गई, और सीबीआई वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, सीआईडी का, तो कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को। लेकिन अभी ये बहुत देर हो चुकी है। मेथनॉल का इस्तेमाल करने से इंटेस्टाइन, लिवर, इवन आँखों की रोशनी चली जाना जैसी चीज़ें हो जाती हैं। और कई जगह जो ये स्मगलिंग है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है अगर हम मेथनॉल के सप्लाई को नहीं रोकेंगे। इसका मतलब ये रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांगली लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, मेथनॉल कितना सप्लाई हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और उसमें अगर कोई धांधली होती है तो उसको पकड़ा जा सके। अगर गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो इलीगल शराब बनाते हैं उसको नहीं रोकते हैं तो इससे लोगों की लगातार जाने जा रही हैं, और उसको रोकने का यही उपाय है कि किसी भी तरह जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको स्ट्रिक्टली वहाँ पर अप्लाई किया जाए। तो हुज क्या है, क्या दिक्कत है, ये हमने जाना। कहाँ हुआ ये? कलाकुरिची इन तमिलनाडु। अगला आर्टिकल बात करता है ईवीज़ के बारे में, ईवीज़ और हाइब्रिड के बारे में। असल में एक इंटरव्यू टाइप का है जहाँ बात की गई है क्या ईवी को जो अभी तक फेम के तहत जो उनको सब्सिडी मिलती थी वो हाइब्रिड्स को भी मिलनी चाहिए या नहीं। तो इसको बात करें इससे पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए, लेकिन एक चीज़ समझिए, व्हाट इज़ हाइब्रिड, व्हाट इज़ आइस एंड व्हाट इज़ ईवी। एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब होता है जो नॉर्मली गाड़ियाँ आप देखते हैं जिसमें आप पेट्रोल भराते हैं या डीजल भराते हैं, उसके अंदर एक इंजन लगा होता है जो उसको यूज़ करता है, उस फ्यूल को, उससे एनर्जी पैदा करता है और आपकी गाड़ी चलती है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवीज, जहाँ पर कोई ऐसा इंटरनल कंबशन इंजन नहीं लगा होता बल्कि आपकी गाड़ी में एक बैटरी लगी होती है जो बिजली से चार्ज होती है, उस एनर्जी से फिर आपकी गाड़ी चलती है, उसमें कोई आप बाहर से फ्यूल नहीं डलवाते। फिर एक तीसरी गाड़ी आती है हाइब्रिड। देखिए आइस इंजन तो आपको पता ही है, जो भी कारें चल रही हैं आपकी वैगन से लेके मर्सिडीज तक सारी की सारी आपकी इंटरनल कंबशन इंजन पे चलती हैं। फिर आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसकी हरे रंग की प्लेट होती है। अब तो स्कूटर्स भी आने लग गए, ऑटो रिक्शास भी आने लग गए, और इवन गाड़ियाँ भी, जैसे आप देख लें टाटा खासतौर पर उसमें बहुत आगे है। टाटा की गाड़ियाँ आप बात कर लें पंच या फिर नेक्सॉन जो काफ़ी फेमस है इस मार्केट में अभी। फिर एक आती है हाइब्रिड व्हीकल। अब हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होती है? जो इंडिया में भी हाइब्रिड व्हीकल्स मिल रही है, इसमें मारुति की गाड़ियाँ कुछ हैं या टोयोटा की कुछ गाड़ियाँ हैं। उसमें ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर एक इंजन लगा होता है जो आइस इंजन होता है, लेकिन उसके अलावा आपकी गाड़ी में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी लगा होता है, ईवी की तरह भी काम करता है, जहाँ जो आपकी गाड़ी चलती है उससे आपका जो बैटरी है, बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है, वो बैटरी ही आपकी गाड़ी चलती है। लेकिन जब बैटरी में पावर कम हो जाए तो दोबारा वो स्विच कर कर आपकी इंटरनल कंबशन इंजन तक पहुंच जाती है। दोनों आपने सुविधाएं दी हुई हैं जो जब तक गाड़ी आपकी चल रही है, मान लो पेट्रोल से चल रही है, तो उससे भी वो आपकी बैटरी चार्ज होगी, और नॉर्मली अगर फुल चार्ज है तो सिर्फ ईवी से भी चलेगी, और जब वो डिस्चार्ज रहेगी तो आपकी गाड़ी पेट्रोल से भी चल सकती है। तो ये होगा हाइब्रिड इंजन। आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो इसमें आपको मारुति या टोयोटा की गाड़ियाँ देखने को मिलेगी जो हाइब्रिड इंजन से चलती हैं। अब मुद्दा क्या है? भारत में लगातार रोड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और इंडिया में जो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस का एमिटर है, एनर्जी और एग्रीकल्चर के बाद। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें डीकार्बनाइज करना है ट्रांसपोर्टेशन को, इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पुश करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट किया था 2015 में, जिसके अंदर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी। अब इसका तीसरा फेज चल रहा है जहाँ 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडी देने की बात की जा रही है। अब कहानी यह है कि इससे क्या हुआ, फेम आने के बाद चीज़ें सस्ती हुई, गाड़ियाँ सस्ती हुई जो हाइब्रिड की थी या ईवी की थी, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ। बात यह है ईवी व्हीकल तो आप बेच दोगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ईवीज़ के अलावा रास्ते में आपके पास चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, फास्ट चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, आपका ऐसा इकॉनमी होना चाहिए जहाँ उसकी रिपेयर, उसका रीसेल हो पाए, तभी जाके वो लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे। और जब गवर्नमेंट ने शुरू किया इसीलिए किया कि भाई गाड़ियाँ सस्ती होंगी, लोग उसको खरीदेंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी तो कंपनियाँ चार्जिंग स्टेशन भी बनाएंगी। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अब थोड़ी थोड़ी अपनी जो सब्सिडी है वो हाइब्रिड से कम कर रही है, क्योंकि हाइब्रिड में इंटरनल कंबशन इंजन भी है, बैटरी भी है, तो वो चाहते हैं कि मुख्य रूप से जो ईवीज़ हैं, पूरी ईवीज़ हैं, उन्हें ऐसा सपोर्ट दिया जाए। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत ये कि भारत में आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, ईवीज़ गाड़ियाँ बिक रही हैं, हाइब्रिड बिक रही हैं, पर दिक्कत ये जो चार्ज होता है, जो चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो क्लीन है? अगर मान लो आप पेट्रोल जला के गाड़ी चला रहे थे, तो पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, इसलिए आप कहोगे कि ये हार्मफुल है। लेकिन जो ईवी आपकी चल रही है, उस ईवी को चार्ज करने के लिए जो बिजली आ रही है वो कोयला जला के उत्पन्न हो रही है थर्मल पावर प्लांट्स में। तो क्या आपका जो ईवी है जो बिजली कंज्यूम कर रहा है, भाई वो बिजली भी तो कोयला जलाकर ही आ रही है, उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, तो वो भी क्लीन एनर्जी नहीं है एक तरह से। तो जब तक आपका जो बिजली बनाने का स्रोत है या तो न्यूक्लियर हो जाए, या तो वो ग्रीन सोर्स से बने, हाइड्रो से बन जाए, या ऐसी चीज़ों से बन जाए, या सोलर से बन जाए, तभी बेहतरी है। अगर आप उसको कोयला जला कर ही बनाओगे तो भाई ऑयल से जला के आपकी गाड़ी सीधा सीधा चल रही है पेट्रोल पंप से,
कोयला से थर्मल पावर प्लांट में आपका कोयला जलता है, उससे बिजली बनती है, बिजली से फिर आपकी गाड़ी चल रही है। तो कहानी वही है कि भाई फिर भी तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कार्बन फुटप्रिंट तो बढ़ेगा ही देश भर के लेवल पर। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि धीरे धीरे करके वो माइल्ड हाइब्रिड से अपनी सब्सिडी घटाएगी। माइल्ड हाइब्रिड क्या होता है? देखिए, हाइब्रिड में दो तरह के हाइब्रिड्स होते हैं। एक जिनमें हाइब्रिड थोड़ा कम लेवल पे काम करता है, जैसे जो सस्ती कारें होती है जैसे सियाज, अर्टिगा या स्कॉर्पियो, ऐसी गाड़ियों में माइल्ड हाइब्रिड लगा होता है। तो इनमें इनकी माइलेज बढ़ जाती है क्योंकि बैटरी पे भी चलती है, तो कम पेट्रोल में ज़्यादा चलती हैं। जो कंप्लीट हाइब्रिड्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं और वो ज़्यादा लंबे दूरी तक चल सकते हैं। मान लो एक माइल्ड हाइब्रिड की माइलेज 20, अगर एक नॉर्मल कार है उसकी माइलेज होती है 15 से लेकर 18 किलोमीटर पर लीटर की, जो माइल्ड हाइब्रिड है वो आपको 20 से 25 की देगी, और जो कंप्लीट हाइब्रिड है वो आपको 25 से लेकर 35 किलोमीटर पर लीटर की कैपेसिटी देती है। उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो आपकी हाइब्रिड है भाई वो तो पूरी की पूरी बिजली पे चल रही है, पेट्रोल का काम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम माइल्ड हाइब्रिड से सब्सिडी कम करेंगे जिससे कि लोग ईवीज़ की ओर ज़्यादा जाएँ। तो दिक्कत ये है कि भाई अभी जो इसमें दिक्कत है इस पॉलिसी में ये है कि आपकी जो इमिशन है, 90% इमिशन जो होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट से होता है, उसमें केवल 20% ही पैसेंजर कार से होता है जो आम व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो हाइब्रिड के इस्तेमाल से आपकी ज़रा फर्क नहीं पड़ता। और टू व्हीलर्स और जो आपके थ्री व्हीलर्स हैं वो लगभग 80% आपकी व्हीकल्स की सेल है, जहाँ बहुत सारा पोल्यूशन वहाँ से भी फैलता है। इसके लिए अगर आप क्या करेंगे, जो कमर्शियल व्हीकल है वो केवल जितनी व्हीकल्स होती है, जैसे कमर्शियल व्हीकल जिससे लोग सामान ले जाते हैं, वो केवल 5% है ओवरऑल व्हीकल्स की, लेकिन 34% एमिशन केवल आपके कमर्शियल व्हीकल से होता है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स में आपके ट्रक्स आ गए, लॉरीज आ गई, उसके लिए आपके पास अभी तक कोई हाइब्रिड ट्रक्स नहीं है। ईवीज़ कुछ आई हैं पर वो भी उतनी पॉपुलर नहीं है, हमें वहाँ फोकस करना चाहिए। हाइब्रिड एक बहुत स्मॉल पोर्शन है, वहाँ फोकस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि एक तर्क ये दिया जाता है कि भाई मान लो कि आप बिजली से चला रहे हो जो कि कोल जला के बनाई जा रही है, और आप पेट्रोल से चला रहे हो जो सीधा पेट्रोल पंप से आ रहा है। लेकिन एक बात होती है एफिशिएंसी की। जो आइस इंजन होता है, जो पेट्रोल डीजल चलता है, वो बहुत कम एफिशिएंस होता है। मान लो आप अगर 100 रुपये का पेट्रोल उसमें डालते हो ना, तो आपकी गाड़ी केवल 25 से 30% ही उस ऑयल की पावर से चलती है, बाकी सारा वो बर्बाद हो जाता है। एफिशिएंट नहीं है इंजन, वो सारी की सारी एनर्जी को चेंज नहीं कर पाता। जबकि अगर आप ईवी का इस्तेमाल करो, जितनी एनर्जी बैटरी में जा रही है लगभग 70-80% या 90% तक उस एनर्जी का इस्तेमाल गाड़ी चलने में कर पाती है, तो बहुत एफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसको बिल्कुल डिस्काउंट न करें कि हाइब्रिड के अलावा ईवी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, लग्जरी कार सेगमेंट में आती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जो ईवी खरीद रहे हैं वो 25 से 30 लाख रुपए दे रहे हैं, जो व्यक्ति 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर सकता है उसको हम सब्सिडी क्यों दें, ये भी कही जा रही है। फेम का फ़ायदा तो आम लोगों तक पहुँचाने के लिए था। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम पॉलिसी में एक बैलेंस बना के चलें। पहले इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च हुई थी जो 120 किलोमीटर की रेंज देती थी। आज जो गाड़ियां हैं वो 350 से लेकर 450 किलोमीटर एक बार चार्ज करने में चली जाती हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कब तक इंसेंटिव दे सकती है। हमें लोगों के, कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव करने की ज़रूरत है। हमें बताना पड़ेगा लोगों को कैसे कि ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और भारत को हमें एमिशन फ्री बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हमें अपने इंसेंटिव पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा। हमें जो जीरो एमिशन व्हीकल्स है उसके साथ दिक्कत ये है कि भाई जो आपके जो फ्यूल उसमें लग रहा है, बिजली उसमें जा रही है, वही तो कोयला जला के आई है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्जिंग का ही सॉल्यूशन केवल ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें टू व्हीलर्स को लेकर भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जिससे हम लाइफ साइकिल एमिशन को एनालिसिस कर पाएँ कि जो आम जनता है उसको ये पता होना चाहिए कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या है। यानी मान लो आप एक स्कूटर खरीदने जा रहे हो और आपने खरीदा एक एक्टिवा आपको पड़ी 1 लाख रुपए की। वो हर दिन आप उसमें 100 रुपये का तेल डलाते हो, महीने के 3,000 रुपये का तेल आपका खर्च होता है और वो आपको 40 की माइलेज देती है। लेकिन आप कोई एथर या फिर ओला जैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो जो आपको बहुत सस्ता 2 रुपये आपको 100 किलोमीटर जाने में चल जाएगा उस तरह से। तो बिजली की खपत बहुत कम है। तो आपको पता लगेगा कि मुझे पहले शायद हो सकता है एथर का स्कूटर लेने में या ओला का स्कूटर लेने में 1,75,000 खर्च हो जाए, लेकिन मैं 1 साल के अंदर ही उतना पेट्रोल का पैसा बचा लूँगा। तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत कम हो जाती है। तो ईवीज में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या है उस पर पुश करना चाहिए। जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर पुश करना चाहिए। आइस व्हीकल्स की जगह लोग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक लें, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि भारत में चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो अभी हाइब्रिड का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो आर्टिकल में बात ये की गई है कि बैटरी चेंज में कैसे होगा, इसकी रीसेल कैसे होगी, कैसे हाइब्रिड परफॉर्म करेंगे, ये भी हमें देखना जरूरी है। और ईवीज तो असल में कई जगह आइस व्हीकल्स ज़्यादा पोल्यूटिंग होती है, क्योंकि भाई कोयला चला रहे हैं इस चीज़ों के केस में। तो हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर हम इस आर्टिकल में बात करें, जहाँ बात एक तरह से एक डिस्कशन की तरह हो रही है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें अलग अलग टैक्स रेट रखने चाहिए।
कंज्यूमर्स के बिहेवियर में बदलाव करना चाहिए और हमारी टेक्नोलॉजी को लगातार डेवलप करना चाहिए। सब्सिडीज़ को एक बार में हटाना सही नहीं है, पर फेज़ वाइज तरीके से उसका इस्तेमाल करके कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, तभी जाकर हम बेहतर तरीके से अपना ट्रांजिशन कर पाएंगे। हमारा अभी ग्रिड कंप्लीटली क्लीन नहीं है, हमें ग्रिड को भी क्लीन करना पड़ेगा। जो हमारा बिजली का उत्सर्जन है वो ग्रीन होना चाहिए और हमें चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल कराने चाहिए। हाइब्रिड अभी बहुत बेहतर सेंस बना रहे हैं क्योंकि आम व्यक्ति हाइब्रिड खरीद सकता है, ये भी बहुत महंगा है। तो हमें ट्रांजिशन को धीरे धीरे लेके जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कौन कितना किलोमीटर चला रहा है, उसको जानकारी होगी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितनी है। अगर आप ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं तो आपको ईवी से बहुत पैसे की बचत होगी। मान लो अगर आप नॉर्मल गाड़ी खरीदते हो तो 15 लाख रुपए की अगर है या 10 लाख की अगर है, तो उसका ईवी वर्जन लोगे तो वो 20 लाख का होगा, हाइब्रिड लोगे तो 15 लाख का होगा। अगर आप कम चलाते हो तो आपके लिए 15 लाख वाला सही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चलाते हो तो आपके लिए ईवी बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट को इस तरह की आइडियाज़ को पुश करना चाहिए, ये अवेयरनेस बनानी चाहिए, प्लस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करना चाहिए, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यानी आपकी जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो डेवलप होनी चाहिए। और टैक्सेशन में आपको बदलाव करने की ज़रूरत है कि आप टैक्सेशन कैसे इस्तेमाल करोगे, चार्जिंग की रेट क्या है, चार्जिंग किस तरह किया जाता है, इन सब के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, तभी जाकर हम इसको पुश कर पाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और आपको ये डिस्कशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।